प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मेरा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो गया है। इससे मैं हवा की डायरेक्शन और स्पीड चेक कर सकता हूं। मैं हूं आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला। ये घूमते हुए कितना अच्छा लग रहा था। आइडिया, अगर मैं इसके साथ डायनमो अटैच करूं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं और हवा तो फ्री है। पर तेज हवा कहां मिलेगी? ऊंचे पहाड़ पे, या बिल्डिंग के ऊपर, या डेजर्ट में, या ओशंस के पास? अरे, ओशन से मुझे याद आया कि दीपिका और शिवम एक ओशंस रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चलो उन्हें देखते हैं। देखो मुझे कितनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिली है। I also collected these articles. काफी हैं ये। शिवम, तुम्हें पता है पहले हम हर हफ्ते घूमने के लिए बीच में जाया करते थे, लेकिन सुनामी के बाद से मुंबई में तो रहते हैं लेकिन बीच में जाना अवॉइड करते हैं। पर डरने से क्या फायदा? वैसे तुमने कभी सोचा है कि हमें समुंदर के बारे में कितना कम पता है? सही कह रही हो। तो क्यों ना सुनामी पर प्रोजेक्ट बनाते बनाते समुंदर को भी जान ले, उसे एक्सप्लोर कर ले। समुंदर को जानेंगे तो उसका डर भी निकल जाएगा। हमारी पृथ्वी है ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह। नीला इसलिए क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्सा ढका है पानी से। पानी जो समुंदरों में है, नदियों, झीलों और तालाबों में भी। लेकिन पृथ्वी के पूरे पानी का 97% हिस्सा है समुंदरों में। समुंदर जो एक दूसरे में बहते हुए एक हो जाते हैं और मिलकर बनाते हैं हमारा हाइड्रोस्फीयर, एक ऐसा इकोसिस्टम जो पृथ्वी और उस पर जीवन को बनाए रखता है। सच बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं था कि सारे समुंदर एक दूसरे से जुड़े हैं। मुझे तो लगता था कि नदियां जाकर समुंदर में मिल जाती हैं, पर हाइड्रोस्फीयर एक है ये पता था। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है? टेक्स्ट बुक में पढ़ी चीज को आप रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते? इसीलिए तो साइंस की इस दुनिया में हमें इतना मजा आता है, मानते हैं ना? वैसे समुंदर के नाम से मुझे सिर्फ दो बातें याद आती है। पहली नमक यानी सॉल्ट और दूसरी गहराई यानी डेप्थ। पर क्या आप जानते हैं पहले ये समुंदर थे ही नहीं? यानी हम ब्लू प्लैनेट नहीं थे और हमारी पृथ्वी थी एक तपता हुआ आग का गोला। करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर समुंदर नहीं थे, पानी नहीं था। हमारी पृथ्वी की सतह तब इतनी गर्म थी कि उस पर पानी रुक ही नहीं सकता था, भाप बन के उड़ जाता था। फिर पृथ्वी के अंदर उबल रहे ज्वालामुखी फूटे, उनसे निकलती भाप वातावरण में मिलने लगी। एक तरफ पृथ्वी की गर्मी कम पड़ने लगी और दूसरी तरफ बने बादल और बारिश होने लगी। हजारों वर्षों तक पानी बरसा और बरसता ही गया। जमीन ठंडी पड़ती गई और धीरे धीरे उसके गड्ढों में पानी भरने लगा। हमारे समुंदर बन गए। इमेजिन कर लीजिए कि कितना पानी बरसा होगा, इतना कि हमारे समंदरों में आज पानी ही पानी है। एक बात बताओ, पहले समुंदर थे ही नहीं, फिर बारिश होती गई। हाँ बाबा, बारिश हो गई, समुंदर भी बन गए। अब आगे बताओ। जल्दी मत करो और सोचो, क्या पहले भी समुंदर नमकीन थे? भैया मैं थोड़ी ना था तब जो नमक में एक खीरा लगा के खा लूं। शिवम, तुम भी ना, सीरियसली सोचो। सोच लिया। क्या? मुझे नहीं पता। क्या? मुझे नहीं पता तुम्हारी ये क्यों और कैसे। क्यों और कैसे मतलब हमारी अपनी केटू। आप सोच रहे हैं मैं अपने हाइडआउट में ये अम्ब्रेला क्यों पहन रहा हूं? इट्स बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अ स्नोफॉल। क्या मेरे हाइडआउट में स्नोफॉल पॉसिबल नहीं है? जरा देखिए, थोड़े से एग शेल्स, और कुकिंग ऑयल।
ये रहा इंस्टेंट स्नोफॉल। काश मेरे पूरे हाइड आउट में होता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Thinking of the oceans, I'm in a holiday mood. The fresh air, the sea. Now the only thing missing is a good soft drink. अरे ये तो सादा पानी है। That's better. But something is still missing. नमक। अब आया मजा। सॉल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जिस चीज में हम सॉल्ट ऐड करते हैं उसका टेस्ट बढ़ जाता है। क्या आप जानती हैं सॉल्ट कैसे बनता है? देखते हैं दीपिका और शिवम को। The fascinating world of chemicals. What do we have here? हेलो केटू। Hi. अरे ये आप क्या कर रही हैं? करने जा रही थी एक केमिकल एक्सपेरिमेंट। तुम लोग किस लिए आए यहाँ पे? क्या पूछना है आज? केटू, समुंदर का पानी नमकीन है। हाँ। समुंदर का पानी नमकीन था? हाँ। पर एक समय ऐसा था जब पृथ्वी पर समुंदर थे ही नहीं। तो क्या न्यूबॉर्न समुंदर थे उनका भी पानी नमकीन था? करोड़ों साल पुरानी बात पूछ रहे हो। एक ऐसा समय जब ना तुम थे, ना मैं, ना डायनासोर, ना एल्गी, कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं था पृथ्वी पर। आपकी बातों से लग रहा है कि समुंदर तब खारा नहीं था। खारा तो था, लेकिन इतना नहीं जितना अब है। ये कैसे हो सकता है? खुद देख लो। समुंदर में घुले सारे सॉल्ट्स को अगर सुखा लिया जाए तो पृथ्वी के 5 महाद्वीप 5-5 फीट नमक के नीचे दब जाएंगे। लेकिन ये नमक समुंदर में आए कैसे? माना जाता है कि ज्वालामुखियों के फटने से जो गैसेस निकली वो समुंदर के पानी में घुल गईं। इन गैसों ने नए नए जन्मे समुंदर मतलब न्यूबॉर्न ओशंस को उनका खारापन दिया। और अब समुंदरों को खारापन मिलता है पृथ्वी की धुलाई से। नदियों का पानी अपने साथ बहुत से मिनरल्स और सॉल्ट्स को बहा ले जाता है समुंदर तक। पृथ्वी पर कुछ भी खत्म हो जाए पर सोडियम क्लोराइड कभी खत्म नहीं होगा। दीपिका, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए समुद्र में नमक मतलब क्या? क्या केटू, मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ। सबके लिए सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl ही है। और शिवम, तुम बताओ, ये मैं क्या कर रही हूँ? कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस सॉल्ट को इस केमिकल में डाल रहे हो। हाँ, पर ये सॉल्ट कौन सा है वो मुझे नहीं पता। क्या 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 डाला मैंने? किसका नाम नहीं पता तुम्हें? सॉल्ट का। ओके, मैं समझ गया। सॉल्ट मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, सॉल्ट कई तरह के होते हैं। पर समुद्र में तो सिर्फ NaCl ही नहीं, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। तुम लोग खुद पता करो। तुम लोगों के लिए समुद्र का पानी मैंने तैयार रखा है। अब जाओ और खुद ढूंढो और समझो। केतु के सवाल से मैं भी लहरा गया, पर मेरे दिमाग में भी एक सवाल घूम रहा है। शैडोज हमेशा हमें ब्लैक क्यों दिखती है, कलर्ड क्यों नहीं? मैं बनाऊंगा कलर्ड शैडोज। रेड लाइट, ग्रीन लाइट, फ्लैश करो एक ही पॉइंट पे। वाह, कलर्ड शैडोज। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वाह, ये कलर्ड लेयर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्यूटी से मुझे याद आया, ऑलवेज रिकॉग्नाइज योर इनर ब्यूटी, क्योंकि इनर ब्यूटी सेल्फ स्टीम से जुड़ी हुई है। अच्छी अच्छी बातें सोचे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दीपिका और शिवम भी ऐसा सोचते हैं। थिंक पॉजिटिव एंड हैव फन। हम बच्चों की ये साइंस की दुनिया बड़ी मजेदार है। हम चीजों को खुद देखते हैं और फिर समझते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब ढूंढते हैं। अभी हम तैयार हैं इस समुंदर के खारे पानी से नमक को हटाने के लिए। साथ में ये भी तो पता लगाना है समुंदर में कौन कौन से नमक मिलते हैं। समुंदर का खारा पानी तो दे ही दिया है केटू ने। अब चढ़ा देते हैं इसे आग पर। गर्मी से पानी बन जाएगा भाप और पीछे रह जाएगा नमक। देखिए, ऑलरेडी दिखने लगा है। बहुत सारा नमक बनाने के लिए भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। बड़े बड़े सॉल्ट पैन्स में समुंदर के पानी को रोक लिया जाता है। अब सूरज की गर्मी पानी को सुखा देती है और पीछे रह जाता है नमक। लेकिन ये नमक सिर्फ सोडियम क्लोराइड या खाने वाला नमक ही नहीं। समुंदर के पानी में भले ही ज्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड ही है, लेकिन साथ में है कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवण भी। वैसे समुंदर के पानी में लगभग सभी एलिमेंट्स भी मिलते हैं, सोना भी। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि ऑलमोस्ट 10 बिलियन केजी सोना समुंदर के पानी में घुला हुआ है। क्या आपको पता है, पुराने जमाने में सॉल्ट बहुत कॉस्टली था और आसानी से मिलता भी नहीं था। इसीलिए तो करेंसी की जगह सॉल्ट यूज होता था बार्टर सिस्टम में। रोम में तो सैनिकों को तनख्वाह की जगह नमक दिया जाता था, तभी तो वर्ड सैलरी बना। भाई ये क्या बात है, हमने बात शुरू की सुनामी से और खत्म हो गए सॉल्ट पर। सचमुच समुंदर में सिर्फ 3.5% नमक है, बाकी सब पानी। फिर भी हम समुंदर की गहराई तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो तैयार हो जाइए समुंदर में कूदने के लिए। समुंदर की एवरेज गहराई है 3.7 किलोमीटर्स। बहुत ज्यादा नहीं लगती ना, लेकिन है बहुत गहरा। कुछ जगहों पर उसकी गहराई इतनी है कि माउंट एवरेस्ट भी उसमें डूब जाए, पूरा का पूरा। और पानी के नीचे छिपा समुंदर तल बिल्कुल हमारी भूमि जैसा है। ऊंचे पर्वत, बड़े बड़े गहरे गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ मैदान। सागर तल में लंबी पर्वतीय श्रृंखलाएं भी हैं। और तो और पृथ्वी के 90% ज्वालामुखी समुंदर तल में ही फटते हैं। पानी के नीचे वल्केनो यानी ज्वालामुखी के फटने से सुनामी आ सकती है ना? हाँ, एक रीजन वोल्केनोस है, लेकिन दूसरा है अर्थक्वेक या भूकंप। हाल ही में जो डिजास्टर हुआ है उसका कारण भी एक बहुत बड़ा भूकंप है। पर क्या आपको एक बात समझ में आई कि जब भूकंप जमीन पर आता है तो वो अपने केंद्र मतलब एपीसेंटर में ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, पर जब वो पानी में आता है तो दूर दूर तक डिस्ट्रक्शन करता है। इस टॉपिक पर तो बहुत सारी डिटेल्स थी पेपर में, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? क्या समझ में नहीं आया? बोलो भाई। दीदी, आज आप किसकी पिटाई करने आई हैं? तुम्हारी। पूछो पूछो, क्या पूछ रहे थे? हम ये सोच रहे थे कि समुंदर में आया भूकंप अपने एपीसेंटर से इतनी दूर तक कैसे डिस्ट्रक्शन कर पाता है। ओह, सुनामी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे पता था। देखो मैं क्या लाई हूँ, बलून्स। अभी समझ में आ जाएगा। दीपिका फुलाओ इसको, अभी समझ में आ जाएगा। केटू, ये लीजिए। यस, गुड। अभी इसको इस पर अटैच कर देते हैं, लाइक। ओ तो आप क्या कर रही हैं? देखो, फिर खुद समझना। इसको पानी में डालते हैं और देखते हैं क्या होगा। धीरे से डाल दो, छोड़ दो। हाँ, अभी पानी को स्टिल होने देते हैं। अभी वो डंडा उठाओ। ये पहले स्टिल होने दो पानी को और इसको फोड़ो और फिर देखो क्या होता है।
देखिए गुब्बारा फूटने पर क्या हुआ। एक बार फिर देखें और इस बार स्लो मोशन में। अब इमेजिन करें कि गुब्बारा समुंदर के अंदर की जमीन है। जमीन हिलती है तो आता है भूकंप। यहाँ गुब्बारा फटा तो समझो आया भूकंप। गुब्बारे ने घेरी हुई है पानी में जगह। जब ये जगह खाली हुई तो आसपास का पानी तेजी से इस जगह को घेरने पहुंचा। ये पानी एक दूसरे से टकराया और बहुत सारा बल या फोर्स पैदा हुआ। पानी एक डोम की तरह ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा और भी अधिक बल के साथ। पानी की लहरें चारों तरफ फैल गईं। जैसे जैसे ये लहरें दूर जाती हैं, एपिसेंटर से दूर, उनकी ऊंचाई और भी बढ़ती जाती है। तो अब समझ में आया कि सुनामी की लहरें किनारे तक पहुंचते पहुंचते इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं। तो अब समुद्र किनारे बैठे हैं तो एक सवाल और पूछ लेती हूँ। पूछिए। हम बिल्कुल तैयार हैं। ओके, तो ध्यान से सुनो। समुद्र किनारे लहर बने, पर लहर बने तो कैसे? क्या पानी में लहर चले या पानी वहीं पर ठहरे? क्या केटू, आपके सवाल ने तो मुझे लहरा ही दिया। मैं तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई हूँ। अरे बाबा, इतने कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, यहाँ पानी की सरफेस पे फूंक मारो धीरे से। चलो। ऐसे पानी पर फूंक मारते हैं तो पानी हिलने लगता है। छोटी छोटी लहरें बनती हैं, मानो पानी पर पेंट ब्रश चला दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है समुंदर के ऊपर हवा के बहने से। सरफेस करंट्स बनते हैं, सतह की धाराएं। लेकिन सागर का पानी सिर्फ सतह पर नहीं चलता, वो तो अलग अलग गहराई पर, अलग अलग गति से, अलग अलग दिशा में हमेशा चलता रहता है। अब पानी पर डालते हैं थोड़ा पाउडर। देखिए करंट्स की दिशा, वो कैसे घूम गया है। महासागरों का पानी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। पृथ्वी की स्पिन या चक्कर, पानी का घनत्व और तापमान में अंतर तय करते हैं कि करंट्स किस तरह चलते हैं। ओशन करंट्स बहुत जरूरी हैं। ये पृथ्वी पर मौसम, हवा में ऑक्सीजन और तापमान को भी बनाए रखते हैं। वैसे पानी की लहरें आगे नहीं बढ़ती, वो तो सिर्फ ऊपर और नीचे होती हैं। खुद वहीं रहती हैं और ऊर्जा को आगे बढ़ा देती हैं लहर की तरह। सबूत आप खुद देख सकते हैं। कभी ध्यान दें कि पानी में तैरता हुआ बॉय एक ही जगह पर कैसे ऊपर नीचे करता है, लहर के साथ आगे नहीं बढ़ता। शिवम, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने समुंदर है, एक गहरा समुंदर। इमेजिन कर लिया। अब सोचो तुम्हें उधर क्या क्या दिख रहा है। सोच लिया। क्या? जेलीफिश, स्क्विड्स, शार्क्स, वेल्स। बस बस बस, इतना सब कुछ तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं कुछ मजेदार। समुंदर के अंदर का एक अजूबा, सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस। इस मछली का नाम घोड़ा क्यों? इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं। सी हॉर्सेस बहुत ही धीरे धीरे तैरते हैं और एक जगह रुकते हैं अपनी दुम से समुद्री घास वगैरह पकड़कर। सी हॉर्सेस अजब हैं। यहाँ मम्मी नहीं, पापा सी हॉर्स बच्चों को बड़ा करते हैं। सी हॉर्सेस के दांत भी नहीं और पेट भी नहीं, लेकिन सबसे मजेदार हैं उनकी आंखें। वो हमारी आंखों जैसे नहीं, बल्कि एक ही समय दो अलग अलग दिशाओं में भी देख सकती हैं। सागर के अंदर ही हैं टर्टल्स। देखने में नहीं लगते, पर हैं सांपों और छिपकलियों के रिश्तेदार, मतलब रेप्टाइल्स। रहते समुंदर में हैं, लेकिन पानी में सांस नहीं ले सकते। हर कुछ मिनट बाद इन्हें ऊपर आना पड़ता है। वैसे आराम के समय घंटे भर भी पानी के अंदर सांस रोक सकते हैं। टर्टल्स के भी दांत नहीं, लेकिन अपने मजबूत चोंच जैसे जबड़ों से आराम से खा सकते हैं। इनकी नजर पैनी है और सूंघने की ताकत अच्छी। इनके आगे के फ्लिपर्स पीछे के पैरों से बड़े हैं। इन्हें चलाकर ये तैरते हैं जैसे किसी नाव के चप्पू।
आज हम ओशनोग्राफर्स के साथ कैसी रही आपकी समुद्री यात्रा? मजा आया। ये सी क्रिएचर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। मेरे दिमाग में सी से जुड़ा एक सवाल बहुत दिनों से घूम रहा है। क्या सी वाटर की बॉयंसी मीठे पानी की बॉयंसी से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तो क्यों? ये तो केटू से पूछना पड़ेगा। पूछते हैं कि क्या समुद्र के खारे पानी की बॉयंसी मीठे पानी से ज्यादा होती है, और अगर हाँ तो क्यों? आपका जवाब तो अंडों के साथ। नमक का पानी बन गया समुंदर का खारा पानी और दूसरे ग्लास में है मीठा पानी। समुद्री पानी की डेंसिटी या घनत्व मीठे पानी से ज्यादा है। घनत्व ज्यादा मतलब उसकी बॉयंसी या ऊपरी उछाल भी ज्यादा। मिल गया आपको अपना जवाब? किट 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 तू कहाँ? किट किट तू चुपचाप मेरे फिश टैंक में आकर मेरी मछलियों को डरा रहा है। चल बाहर निकल। अब मैं जानता हूं तू अंदर क्यों घुसा, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर है एंड यू नो वेरी फ्यू फ्रॉग्स कैन टॉलरेट सॉल्ट वाटर। मैं तुझे सॉल्ट वाटर में डाल दूंगा, तब तू बोलेगा। जब तक ये बोलेगा हम सुनते हैं हमारा पिट पिट क्या बोलता है। चल मेरे साथ। जलथल मेरे जीवन का पल पल, जलथल से जीवन में हलचल, जलथल से जीवन में हलचल। अरे पिट पिट क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, चारों ओर पानी ही पानी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। इस बार चारों ओर जलथल है और जहाँ जलथल है वहीं जीवन की हलचल है। पर पिट पिट ये तालाब तो छोटे ही होते जा रहे हैं, तुम्हें चिंता नहीं होती? हाँ, नगरीकरण से हमारे जलभूमि में कमी आ रही है, इसका मुझे दुख है। जलभूमि? हाँ, जलभूमि नमी वाली जमीन को कहते हैं, जहाँ जमीन में पानी की सतह खूब ऊपर हो या जमीन पर छिछला पानी हो। जल और थल के मिले जुले पर्यावरण और जैविक तंत्र वाली भूमि को जलभूमि अर्थात वेटलैंड कहते हैं। इससे क्या फायदे हैं? पर इससे जीवन की हलचल कैसे रहती है? ये नम जमीनें बहुत उपजाऊ होती है, प्राणियों के लिए चारागाह और प्रजनन स्थल या ब्रीडिंग ग्राउंड का काम देती है। प्राणियों की वैविध्यपूर्ण प्रजातियां यहाँ खूब पनपती है। भारत में जल भूमि की क्या स्थिति है पिट पिट? हमारे देश में 130 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण भौगोलिक और मौसमी वैविध्य वाले प्रदेश अब भी सुरक्षित हैं। भारत में हिमालय के उच्च प्रदेशों के सरोवर, बाढ़ वाले मैदानी प्रदेश जो नदियों के आसपास है, कुछ खारे और अल्पकालीन या टेम्पररी जल प्रदेश हैं। कहीं शुष्क और कहीं समशुष्क क्षेत्र हैं। सागर तटीय जल प्रदेशों में जल झील यानी लगून्स, नदियों के मुहाने, दलदले, भूंगों की चट्टानें आदि महत्वपूर्ण हैं। तो अब समझे, जल भूमि से जीवन में है हलचल।